जिंदाबाद। मैंने इसके शाने थपथपाए। मेरा काम आसान हो गया। अभी तुम्हारे लिए 2 खुशखबरियां और भी हैं। अलिया मुंह चो तले मुस्कुराया। पहली ये कि इस मिशन में तुम्हारी मदद के लिए दिल्ली से भी एक तरबियत याफ्ता शख्स पहुंच रहा है। तुम्हें किसने बताया? इसी आदमी ने। इसका कहना है कि पाकिस्तान में जिन लोगों से इसका राब्ता है उन्होंने इसे हिदायत की थी कि तुम्हारी भरपूर मदद की जाए ताकि तुम एजेंट को रिहाई दिलवाने में कामयाब हो सको। चुनांचे बड़ों की हिदायत के मुताबिक जम्मू वाले एजेंट ने दिल्ली राब्ता कायम करके इस शख्स से फौरी तौर पर यहाँ पहुँचने के लिए कहा है। आने वाला कौन है इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया। आने वाला अपने साथ एक ट्रांसमीटर भी ला रहा है। वंडरफुल। इस खबर से मुझे बेइंतहा खुशी हुई थी। मैं फौरन बॉस से राब्ता करूंगा। ट्रांसमीटर का मुसरफ यही था, अलिया ने मुझे बताया, लेकिन साथ ये हिदायत भी की है कि राब्ता मिशन की तकमील के बाद किया जाए। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राब्ता ज़रूरी था, खा मिशन से पहले होता या बाद में। मैं नक्शे की तरफ मुतवज्जा हो गया। अलिया ने जेब से एक मोमबत्ती निकाली और इसे बोरियों की आड़ में रखकर इस तरह जलाए कि रोशनी बाहर ना जा सके। ज़रा देर बाद ही हम दोनों सर जोड़े नक्शे पर झुके हुए थे जो रंगदार पेंसिल से बनाया गया था। बारूदी सुरंगों की निशानदही के तौर पर जगह जगह सुरख निशानात लगे हुए थे। कल शाम हमें यहाँ से रवाना होना था। अलिया ने नक्शा तय करके जेब में रखते हुए कहा, असलहे का क्या होगा? सिर्फ यही नहीं, तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा। अलिया ने ज़ूमाइनी मुस्कुराहट के साथ कहा। हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। कुछ देर रुककर अलिया चला गया और मैं कुटिया के तन्हा बारिश की आवाज़ सुनने को रह गया। कुछ लम्हे यूं ही गुजरे, फिर हस्बे मामूल नींद की देवी मेहरबान हो गई और मैं सब चीज़ों से बेनियाज इसकी आगोश में जा सोया। आंख दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक से खुली। मैंने आंखें मली और दुर्जों में से बाहर झांका। जैन नाश्ता लेकर आई थी। मेरी हिदायत के मुताबिक वो मुँह अंधेरे ही आ गई थी। मैंने नाश्ता वगैरह किया और जैन के जाने के बाद करीबी चश्मे पर मुँह हाथ धोने चला गया। दिन हस्बे मामूल गुजरा। शाम ढले अलिया आ गया और मैं शॉटगन कपड़ों में छुपा कर इसके साथ निकल पड़ा। पहले सफ़र नाले के किनारे किनारे होता रहा, फिर नाला पार करके हम दूसरी सीमत आ गए। बारिश के बायस ज़मीन अब तक गीली थी, लेकिन चलने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं हो रही थी। कोई 2 घंटे हम चलते रहे। एक झोंपड़ी पर हमारा सफ़र का इख्तिताम हो गया, जहाँ 2 खच्चर भी मौजूद थे। झोंपड़ी में कोई और मुझे नजर न आया। अलिया ने इत्मीनान से दोनों खच्चर खोले और फिर इनकी पीठ पर हमारी नई मुसाफिरों का आगाज़ हो गया। मेरी अंदाजे के मुताबिक यह सफ़र 3-3.5 घंटों का रहा। टीलों का सिलसिला ख़त्म हो गया और अब छदरे दरख्त शुरू हो गए। ज़रा फासले पर घने दरख्तों का एक झुंड नज़र आ रहा था। अलिया ने अपना खच्चर इसी सिमत बढ़ा दिया। जाहिर है मैंने भी इसकी तकलीद की थी। दरख्तों के बीचों बीच मुझे खस्ता हाल मकान नजर आए। अलिया की मंजिल शायद वही थी। ज़रा देर बाद मेरे अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। अलिया ने खच्चर मकान के दरवाजे पर रोका तो उतरा, तो मैंने भी कदम ज़मीन पर टिका दिए। दोनों खच्चर हमने दरख्तों के तनों के साथ बांध दिए और आगे पीछे दरवाजे की जानिब बढ़े, जिस पर 1 साल खुर्दा ताला लटक रहा था। अलिया ने जेब से चाबी निकाल कर ताला खोला और हम अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुप अंधेरा था। अलिया ने माचिस जलाई और किसी कोने से एक मोमबत्ती निकाल कर रोशन कर दी। कमरे में एक चारपाई और लकड़ी के 2 खोखे पड़े थे। मैंने चारपाई पर और अलिया ने खोखे पर कब्जा जमा लिया। यहाँ कौन रहता है? मुस्तकिल कोई नहीं रहता, अलिया ने जवाब दिया। बस कभी कभी हमारा कोई मुजाहिद यहाँ पनाह लेने आ जाता है। हम कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे, फिर अलिया जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इर्द गिर्द मुझे कोई आबादी नजर न आई थी, लेकिन मैंने इससे ये ना पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। मैं सुबह आऊँगा कहकर चलते चलते इसने मुझे आगाह किया। और हाँ, खच्चरों की फिक्र न करना, मैं इसे साथ ही ले जाऊँगा। मैं महज सर हिलाकर रह गया और वो मुझे सोने का इशारा करके बाहर निकल गया। सफ़र ने बुरी तरह थका दिया था। चुनाचा जब लिहाफ ओढ़कर चारपाई पर लेटा तो अगले दिन सूरज चढ़े ही आंख खुली। गनीमत था कि अलिया अभी तक नहीं आया था, मगर मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कोई आधे घंटे बाद ही वो आ गया। इसने हाथ में 2 थैले पकड़े हुए थे। चेहरे पर जोश और होंठों पर मुस्कुराहट थी। क्या बात है अलिया, मैं पूछे बगैर न रह सकती। दिल्ली से हमारा साथी भी आ गया है, इसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए बताया। जम्मू वाले दोस्त ने बहुत सी चीज़ें भी भिजवाई हैं इसके हाथ। कहाँ है वो? मैंने इसके कंधों के ऊपर से बाहर झांकते हुए पूछा। मैं अभी लाता हूँ। थैले कोने पर रखकर वो पलटा और कमरे से बाहर निकल गया। हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर वो जाते हुए दरवाज़ा भीड़ गया था। मैं दोबारा चारपाई पर बैठ गया। दीवार पर निगाहें टिकाकर जाने में किन सोचों में खो गया कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ भी ना सुन सका। चौंका इस वक्त जब किसी ने कमरे में कदम रखा। मैं ज़ख्मी सांप की तरह पलटा, लेकिन ये देखकर अपनी जगह ठटक गया कि आने वाला अलिया नहीं था, वो कोई औरत थी। सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक इसका पूरा जिस्म स्याह रंग के बुरके में छुपा हुआ था। सिर्फ इसके गोरे गोरे हाथ बुरका पोश के हसीन होने का ऐलान कर रहे थे। मैं गंग खड़ा इसे तक रहा था। शॉटगन कुछ ही फासले पर पड़ी थी। सोचा इसे उठाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक दुबली पतली लड़की के खिलाफ, लेकिन वो थी कौन? इसके आने का अंदाज बताता था कि इसे यहाँ मेरी या किसी और की मौजूदगी का सोफी से यकीन था। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए।
मैंने कुछ कहा ना वो बोली। खामोशी की फिजा जब कुछ देर ज्यादा तवील हो गई तो आखिरकार आने वाली नहीं लबकुशाई की। जान से प्यारे लोग बिछड़ कर मिले तो वो लम्हे किस कदर भारी होते हैं, इसका अंदाजा आज हुआ है। नकरई आवाज की मालकन ने नकाब उलट दी। मेरे हवास पर जैसे बिजली गिर पड़ी। मैं पलके झपकाए बगैर इसे यूं तकने लगा जैसे वो कोई अजूबा रही हो। वो पोशाली थी। क्या देख रहे हो? वो दोबारा बोली। मेरा आना अच्छा नहीं लगा? क्या कदम कदम साथ चलने वालों से यूं मुंह मोड़ लिया जाता है? क्या मैं इसी काबिल थी कि तुम मुझे पलट कर देखना भी गवारा न करती? एक ही सांस में वो बहुत कुछ कह गई। शायद मैं सही जवाब भी न दे पाती। नहीं पोशाली, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। मेरे हलक से सरसराहटें सी खारिज हुई। वो लोग जिन्होंने मुझे एक सांस लेने में मदद दी हमेशा के लिए मेरी सांसों में बस गए हैं। तुम्हें अपना सरमाया समझता रहा हूँ, इसीलिए मुझे वहशियों में छोड़कर चले आए थे, पोशाली ने कहा और मुझ पर आ पड़ी। इसने सिसकियां लेनी शुरू कर दी जो जल्द ही हिचकियों में बदल गई। मेरे शाने पर सर रखे वो बेतहाशा रो रही थी और मैं होनक बनाकर इसके बालों को सहलाकर और गालों को थपथपाकर तसल्लियां दे रहा था। इसका ये रूप मेरे लिए नया था। आज से पहले मैं इसे एक ऐसी मुजाहिदा की हैसियत से जानता था जिसने पाकिस्तानी ना होते हुए भी अपना सब कुछ हत्ता के इज्जत व आबरू भी मेरे वतन पर कुर्बान कर दी थी। इसलिए मैं इसकी बेइंतहा इज्जत करता था। लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि पगली अपने दिल में मेरे लिए क्या क्या दीप जलाए बैठी है। मैं थक गई हूँ आमिर। पोशाली मेरे चेहरे पर सिसकी। मुझे अपनी पनाह में ले लो आमिर। मैंने तो तुम्हारे लिए गली गली की खाक छानी है। पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा है तुम। अब मुझे मत छोड़ना आमिर, नहीं तो मैं जिंदा न रह सकूंगी। और जिंदगी में पहली बार मेरा पत्थर दिल पसीज गया। मैंने इसकी बिखरी पत्तियों को समेट लिया। वो बेशक खाक पर पड़ा फूल था, लेकिन इसमें फूल का क्या कसूर? आप चाहें तो इसे जमीन पर फेंक कर पैरों तले रोन दे और चाहे तो कॉलर में सजा लें। जाने कब तक मैं इस फूल को अपने दामन की जीनत बनाए खड़ा रहा। फूल चटकता रहा और मैं इसकी खुशबुओं को खुद में समोता रहा। अचानक मुझे अलिया का ख्याल आया। मैंने फौरन इसे अलग कर दिया। वो अब संभल गई थी। इसे यकीन हो चला था कि मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा और मेरे इस यकीन को मजीद तकवीयत मिल गई थी कि औरत खा कोहे हिमालय जैसी बुलंद क्यों ना हो जाए, मर्द का सहारा जरूर तलाश करती है। तुम यहाँ तक पहुंची कैसे? होशो हवास ठिकाने पर आए तो मैंने पोशाली से पूछा। वो बुर्का उतार कर अब इत्मीनान से चारपाई पर बराजमान हो गई थी। मैंने उठकर दरवाज़ा दोबारा भीड़ दिया। मैं तो तुम्हें दिल्ली में ही तलाश करती रही थी, पोशाली ने जवाब दिया। मुझे पता चला कि तुम्हारे डिपार्टमेंट को तुम्हारे खिलाफ कुछ नाकाबिले तरदीद सबूत मिल गए हैं। उन्होंने छापा मारा लेकिन तुम बच निकले। उन्होंने तुम्हें इश्तिहारी मुजरिम करार देकर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया, लेकिन कहीं से तुम्हारी कोई खबर न मिली। अलबत्ता मैंने ये तस्दीक कर ली कि तुम जिंदा हो, मगर ये पता न चल सका कि कहाँ हो। मैं दिन रात तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगा करती थी। वो फिर बहकने लगी थी। सोचती थी कि एक बार मिल जाऊं तो तुम्हें आंखों में समोकर पलकें बंद कर लूंगी ताकि कहीं ना जा सकूं, मगर तुम्हारी कोई खबर न मिली। फिर एक रोज़ अचानक ही मुझे ऊपर जम्मू पहुंचने की हिदायत की गई कि वहां कोई मिशन दरपेश है। तुम्हारे बगैर किसी मार्के में हिस्सा लेने को जी तो नहीं चाहता था, लेकिन फ़र्ज के हाथों मजबूर होकर चली आई। जब यहाँ आकर पता चला कि तुम भी मौजूद हो तो यकीन करो दिल की धड़कन थमते थमते बची। जी चाहता था पंख लगाकर तुम तक पहुँच जाऊँ। जम्मू में एजेंट से मुलाकात हुई तो इसने मुझे अलिया के हवाले कर दिया, सो वो मुझे यहाँ ले आए। मेरा जी चाहा कि सुजाता के बारे में इससे पूछूं, लेकिन ये सोचकर चुप हो गया कि औरत कितनी भी फराग दिल क्यों ना हो, दूसरी औरत से हसद ज़रूर करती है और जिस औरत ने ताज़ा इजहार मोहब्बत किया हो, इससे ये सवाल किसी तौर भी मुनासिब न था। मैं खामोश रहा। ये अलिया कहाँ गया है? सुजाता के बजाय मैंने अलिया के बारे में सवाल कर डाला। मैं हाजिर हूँ बॉस। अलिया दरवाज़ा खोलकर फ़ौरन ही अंदर आ गया। इसके होंठों पर शरारती मुस्कुराहट थी। यकीनन वो हमारे जज्बाती लम्हों का राजदार बन गया था, लेकिन जानबूझकर अंदर नहीं आया था कि 2 बिछड़े दिल अपनी भड़ास निकाल लें। इसकी मुस्कुराहट देखकर पोशाली सुरख हो गई, जबकि मैं भी झींप कर नजरें चुराने लगा। मेरा ख्याल है अब ज़रा रेस्ट हाउस के बारे में बात हो जाए। अलिया ने हम दोनों को खिफ़त से बचाने के लिए कहा और हम तो जैसे इसी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों के मुंह से बैक वक्त हाँ निकली थी। अलिया के होंठों पर भी मुस्कुराहट तेज़ हो गई, लेकिन इसने कोई तबसरा करने के बजाय जेब से नक्शा निकाल कर हमारे सामने बिछा दिया। हमें इस तरफ से जंगल में दाखिल होना है। अलिया ने फ़ौरन ही नक्शे पर एक जगह उंगली रख दी जिसके दोनों जानिब सुरख निशान लगे हुए थे। बारूदी सुरंगें एक कतार में नस्ब थी, लेकिन ये छोटी सी पट्टी खाली थी, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम किसी सुरंग से टकराए बगैर बाहिफाजत रेस्ट हाउस तक जा पहुँचोगे। हम मजीद कुछ देर मंसूबे का जायज़ा लेते रहे। मैंने नक्शा तय करके अलिया को वापस कर दिया। रवानगी का क्या प्रोग्राम है? पोशाली ने पूछा। तुम दोनों आज रात रवाना होगे? अलिया ने जवाब दिया। मैं साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन असले का क्या होगा? मैंने दरियाफ्त किया। अलिया ने इन थैलों की तरफ इशारा किया जिसे हम अपने जज्बाती लम्हों में भूले बैठे थे। एक में तो तुम दोनों के लिए नाश्ता है। अलिया फिर मुस्कुरा दिया। जालिम खासा शरीफ है। मेरे ख्याल में पहले नाश्ता कर लो, क्योंकि खाली पेट तो मोहब्बत भी जबर लगती है। पोशाली फिर कंधारी अनार बन गई।
नाश्ता बाद में, पहले काम की बात करो। मैं फौरन पोशाली की मदद को पहुंचा। दूसरे थैले में तुम दोनों के लिए 2 स्टीन गन्ने, 2 खामोश पिस्तौल, तेजदार खंजर, खारदार तार काटने के लिए कटर और 2 फाइंटन पिस्तौल मौजूद है। फाइंटन पिस्तौल? पोशाली पूछ बैठी। इसमें कोई गैस भरी हुई है जी, अलिया ने इसे बताया। जम्मू वाला दोस्त कह रहा था कि ट्रिगर दबाने से इसमें से एक फुहार निकलकर सामने वाले के चेहरे पर पड़ेगी और वो 1 सेकंड के अंदर अंदर इंटाक फेल हो जाएगा। ओह, मैं दिल ही दिल में खुश हो गया। यह हमारा सबसे काबिल एतमाद हथियार साबित हो सकता है। मैंने ज़रा सा रुक कर पूछा, और वो ट्रांसमीटर? वो भी इसी थैले में मौजूद है, अलिया ने जवाब दिया। मिशन की तकमील के बाद तुम लोग आसमान का जायजा लेना। जिस रुख पर दबे अकबर हो इसी से मत चल देना। चलने से पहले घड़ी देख लेना। ठीक 1 घंटे 10 मिनट बाद तुम दरख्तों के एक इसी किस्म के झुंड में पहुंच जाओगे। वहाँ एक गैर आबाद झोंपड़ी है जहाँ बैठकर तुम इत्मीनान से अपने बॉस से बात कर सकोगे। तुम यहाँ से रवाना कब होगे? रेस्ट हाउस का सफ़र 3 घंटे का है, अलिया ने बताया। 8 बजे भी निकलोगे तो 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाओगे। रेस्ट हाउस में भी हमारा कोई आदमी मौजूद होगा कि नहीं? और क्या वो हमारी कोई मदद करेगा? एक आदमी है तो सही, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम ना आ सकेगा। जो कुछ करना है तुम दोनों को ही करना है। थोड़ी देर बाद अलिया चला गया। वो दोनों खच्चर हमारे लिए छोड़ गया था। हमने इन्हीं पर सफ़र करना था। इसके जाने के बाद मैंने दोनों थैलियों का जायज़ा लिया और अंदर से कुंडी चढ़ाकर सामान देखने लगे। स्टीन गन्नों, पिस्तौलों और खंजरों के अलावा इनमें बहुत कुछ सामान था जिसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। स्याह रंग के 2 चुस्त लिबास भी मौजूद थे। जब तक मैं सामान देखता रहा, पोशाली ने नाश्ता निकाल लिया। दोनों ने नाश्ता किया और फिर बैठकर बातें करने लगे, जो रात के मिशन और दिल्ली में पोशाली की मसरूफियात से शुरू होकर प्यार की कहानियों पर ख़त्म हो गई। मोहब्बत में वक़्त यूँ पर लगाकर उड़ा जैसे कभी आया ही न था। सरे शाम बारिश शुरू हो गई, जो हमारे लिए नेक शगुन था। पहाड़ी इलाकों की बारिशें ऐसी खौफनाक होती हैं कि कोई बाहर निकलने की हमाकत नहीं करता, लेकिन हमें यह हमाकत करनी थी। सो हमने पॉलिएस्टर के चुस्त लिबास पहने और भरपूर तैयारियों के साथ बाहर निकल पड़ी। खच्चर एक दरख्त के नीचे बंधे हुए थे। हम बारी बारी सवार हुए और फिर सफ़र शुरू कर दिया। अल्लाह ने मुझे हाफ़ज़ा बड़ा बेहतरीन अता किया था। मैंने ना सिर्फ रास्ता याद कर लिया था, बल्कि रेस्ट हाउस के इर्द गिर्द बिछी हुई बारूदी सुरंगों के मकामात भी यूँ हिफज कर लिए थे कि आंखें बंद करके भी गुजरना पड़ता तो गुजर जाता। 3 घंटों का सफ़र 3 सदियों का सफ़र साबित हुआ था, क्योंकि रास्ता बेहद ख़तरनाक और दुश्वार गुजार था। कभी हमें किसी नदी के किनारे किनारे सर करना पड़ता, तो कभी ठंडे यख पानी में से गुजर कर इसे पार करना पड़ता। एक जगह तो इतनी गहरी खाई नजर आई कि रूह फना हो गई। खाई के किनारे किनारे चलते हुए मेरे खच्चर ने ठोकर भी खाई, लेकिन इससे पहले कि हम सैकड़ों फीट की अंधेरी गहराई में गर्क हो जाते, किसी गैर मरई ताकत ने खच्चर के कदम संभाल लिए। यकीनन वो अल्लाह ताला की मेहरबानी और वतन अजीज़ से हमारी मोहब्बतों का जज्बा ही था, जिसकी तुफैल मेरी हड्डियाँ सुरमा होने से बाल बाल बच गई। तकरीबन 12:30 बजे का अमल होगा कि हम ऐसे इलाके में जा पहुँचे जहाँ दूर दूर तक छोटे छोटे टीले फैले हुए थे। दाएं जानिब कोई 1.5-2 मील के फासले पर किसी छोटे से गाँव की रोशनियाँ टिमटिमा रही थी। यही सतलड़ी का कस्बा था। रेस्ट हाउस गाँव से कदरे हटकर बाएं सिमत था, लेकिन इस वक्त टीलों के अकब में होने के बायस हमें नजर नहीं आ रहा था। हमने खच्चर वहीं छोड़ दिए। दोनों की बागें भारी पत्थरों से बांध दी गई। मैं और पोशाली सारा रास्ता तकरीबन खामोशी रहे थे। यह खामोशी कुछ तो मिशन की वजह से थी, और कुछ इसमें इस नए रिश्ते का दखल भी था जो हमारे दरमियान सुबह ही पैदा हुआ था। हमने अपने अपने हथियार चेक किए, इन्हें लोड किया और आगे पीछे टीलों की सीमत बढ़ी। स्टीन गन्ने हमने कांधों पर लटका ली थी। पिस्तौल बेल्ट होलिस्टरों में थे। फाउंटेन पिस्टल और खंजर भी ऐसी जगहों पर रखे गए थे कि पलक झपकने में हाथ नहीं आ सकते थे। तकरीबन 10 मिनट हम चलते रहे। गोई इस इलाके में बारूदी सुरंगें नहीं थी, लेकिन फूंक फूंक कर कदम रखना जरूरी था। हम जैसे ही एक टीले की आड़ से सामने आए, हमें ठटक कर रुक जाना पड़ा। कोई 1000 गज के फासले पर रेस्ट हाउस की इमारत हमें नजर आने लगी थी। मैंने पोशाली को फौरन आड़ में हो जाने का इशारा किया और खुद भी पोशीदा होकर इमारत का जायजा लेने लगा। सतलड़ी रेस्ट हाउस की इमारत बहुत बड़ी नहीं थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक 8-10 कमरे थे। हम रेस्ट हाउस के एक बीसी में थे। सामने की तरफ एक खुला लॉन था जिसमें कम रोशनी के बल्ब भी जल रही थी, लेकिन हमारी खुशकिस्मती थी कि अकबी तरफ रोशनी का कोई इंतजाम न था। हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी, जिसकी वजह से पहरेदार यकीनन कहीं किसी छत के नीचे दुबके हुए थे। यूं तो अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन मुझे मुल्किजी रोशनी में खारदार तार की बाड़ भी नजर आ गई, जो इमारत के इर्द गिर्द फैली हुई थी। बाड़ से इमारत का फासला कोई 500 गज था। बारूदी सुरंगें 200-250 गज इलाके में नस्ब की गई थी। हमें अकबी सिमत से बाढ़ काट कर अंदर दाखिल होना था। पॉलीएस्टर लिबासों की वजह से हम बारिश से महफूज थे, वरना अगर कपड़े सूती या रेशमी होते अब तक हम डबल नमूनिया का शिकार हो चुके होते। यहाँ से हमें घुट कर आगे बढ़ना था। मैंने पोशाली के कान में सरगोशी की, लेकिन इतनी आहिस्तगी के साथ कि ससराहट भी पैदा न हो। पोशाली ने इस बात में सर हिलाकर मेरी बात की तस्दीक की। हत्युल मकदूर कोशिश ये करना कि गोली न चलानी पड़े। मैंने अगली हिदायत की, ज़्यादा से ज़्यादा फाउंटेन पिस्टल और खंजर से ही काम चलाने, और वो भी इस तरह के मरने या बेहोश होने वाले के मुंह से आवाज़ तक न निकली।
पोशाली ने इस बार भी सर हिला दिया। बस अब अल्लाह का नाम लेकर रवानगी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बारूदी सुरंगे, पोशाली धीरे से बोली, क्या तुम खौफजदा हो? नहीं, पोशाली ने एक अज़म से कहा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। फतह और शिकस्त अल्लाह के हाथ में है, इंसान का काम कोशिश करना है। अगर हमारे मुकद्दर में फतह है तो हम 100% यहाँ से कामयाब लौटेंगे, लेकिन अगर मेरी मौत। पोशाली ने फ़ौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अल्लाह न करे वो जज्बात से मगलूब आवाज़ में बोली, तुम्हारे हिस्से की मौत तो मैंने अपने लिए मांग ली है। पगली, मैंने प्यार से इसके गाल थपथपाए। यही तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसी का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता। ये वो वाहिद हक है जो इसके असल हकदार को ही मिलता है। तुम मेरे हक़ में रहोगी 10 कदम दूर। वो बायां कोना देख रही हो ना? मैंने हाथ से एक तरफ इशारा किया। बाड़ लोहे के मजबूत सरियों के सहारे लगाई गई थी। कोने वाला सरिया पहला है, वहां से गिनो 10वें और 11वें सरिये के दरमियान जगह कोई बारूदी सुरंग नहीं। हमें वहीं से बाड़ के करीब पहुंचना है। मैं कटर से तार काटूंगा, तुम मुझे कवर दोगी, अगली हिस्से तक हमारी रसाई हो जाएगी। खुशहाली खामोशी लेकिन निहायत तवज्जो से मेरी बातें सुन रही थी। तुम मुझे पीछे न पाओगे आमर जान, इसने मेरे कानों में अमृत उंडेले। आगे चलो, तुम्हारा साया तुम्हारे साथ है। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया और कछुए का सफ़र शुरू कर दिया। इसके बावजूद के दोनों पल्लड़ों के दरमियान बारूदी सुरंगों के होने के इम्कानात सिफर थे, फिर भी हम इंतहाई मोहतात थे। ज़रा सी लग़ज़िश एक खौफनाक धमाके की सूरत सामने आ सकती थी, और अगर ऐसा हो जाता तो हमारे चीथड़े ढूंढने वाला भी कोई ना होता। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं रुक कर अकब में पोशाली का जायज़ा भी ले लेता। वो दान पान से मुस्तकिल मिजाज लड़की मेरे पीछे पीछे थी। हर बार वो अपनी रोशन आंखों से मुझे सब ठीक है का इशारा देती और मैं फिर आगे बढ़ने लगता। खुदा खुदा करके जान जोखों का ये सफ़र ख़त्म हुआ। बारूदी सुरंगों का निसफ इलाका हम पार कर आए थे। अब 100-150 गज और थे। यहाँ मुहाफ़िज़ों के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता इमारत के साथ साथ इनके गश्त के वसीम इम्कानात थे। मैंने हाथ से पोशाली को होशियार होने का इशारा किया और बेल्ट में अड़सा हुआ कटर निकाल कर तार काटने में मसरूफ़ हो गए, जो इस अंदाज में लगाए गए थे कि इंसान तो क्या, चिड़िया का बच्चा भी अंदर दाखिल न हो सकता था। इसकी बुलंदी भी इतनी थी कि फलांगा नहीं जा सकता था, लिहाजा ये हमारी मजबूरी थी। मैंने नीचे के सिर्फ 5 ज्वाइंट काटे। अब इतनी जगह हो गई थी कि दोनों बारी बारी नीचे से गुजर सकते। कटर मैंने वापस बेल्ट में अड़सा और पोशाली को आगे बढ़ने का इशारा किया। 2 मिनट बाद ही हम बाढ़ के अंदरूनी इलाके में रेंग रहे थे। ये भी गनीमत था कि भारतीयों ने सर्च टावर नहीं बनाए थे, वरना शायद इतनी आसानी से हमारा अंदर दाखिला मुमकिन न होता। अल्लाह हर कदम पर हमारी मदद कर रहा था। कुछ भारतीयों की बेवकूफ़ी भी काम आ रही थी। रेस्ट हाउस की सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं थी जितनी कि मुझे बताई गई थी। हमारे तक पहुंचने के दौरान हमें कोई फौजी तो क्या, चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आया। हमारा रुख किचन की तरफ था, जिसकी खिड़की मंसूबे के मुताबिक हमें खुली मिलनी थी। मैंने पोशाली को चौकस रहने का इशारा किया और ख़ुद ज़मीन से ज़रा सा उठकर पट धकेलने लगा। जो ही मैंने अपने जिस्म को ज़मीन से उठाया, फिज़ा गोली की करी आवाज़ से गूंज उठी। मैं फ़ौरन ज़मीन पर गिर गया। गोली मेरे सर के बालों को छूती हुई गुजर गई थी। पहरेदारों को हमारी मौजूदगी की खबर हो गई थी। जब तक वो स्टेन गन्ने कंधों से उतारते, पूरा रेस्ट हाउस भारतीय जूतों की आवाज़ों से गूंजने लगा। बहुत से लोग दौड़ते हुए हमारी जानिब आ रहे थे। पोशाली, मैंने फ़ौरन इस बहादुर लड़की को मुखातिब किया जो मौत की आंखों में आंखें डालकर चला करती थी। वो फ़ौरन घिसट कर मेरे करीब हो गई। हम में से किसी एक को अंदर दाखिल होना था। मैंने जल्दी जल्दी धीमी आवाज़ में इसे मुखातिब किया। गोलियां अब तवातर के साथ चलनी शुरू हो गई थी। गनीमत था कि हम किचन की नकासी आब की नाली आड़ में थे, जो ज़मीन से कुछ बुलंदी पर थी, वरना कब के छलनी हो गए होते। हमारी जानिब से अभी तक फायर का जवाब नहीं दिया गया था। तुम यूँ करो कि खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो जाओ। किचन के साथ दाएं जानिब वाले पहले कमरे को कम्युनिकेशन रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां मुआसलाती आलात नस्ब हैं। मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ से 15 से 20 फौजी मौजूद हैं, लेकिन वो मज़ीद मदद तलब कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले कम्युनिकेशन रूम पर कब्जा करके मुआसलाती आलात को तबाह करना, ताकि वो कहीं और राब्ता कायम न कर सकें। इसके साथ वाले कमरे में एजेंट को कैद किया गया है। तुम इसे बाहर ले आओ। मैं बाहर वालों को रोकता हूँ। इन्हें ये शक भी नहीं होगा कि कोई अंदर भी दाखिल हुआ है। वो यहीं उलझे रहेंगे, लेकिन तुम तन्हा। मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम जाओ। अंदर की कार्रवाइयों के सिलसिले में तुम खुद मुख्तार हो, जो चाहे करना, लेकिन मुख्तार होकर मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी अधूरी रह जाए। पोशाली घिसट कर आगे आ गई। मैंने स्टीन गन से पहला ब्रेस्ट फायर किया। जवाब में 2 करी चीखें उभरी, जिससे अंदाज़ा हुआ कि 2 दुश्मन कम हो गए हैं। साथ ही मैं तेज़ी से खिड़की से दूर होता चला गया, ताकि इनकी फायरिंग का रुख बदला जा सके और पोशाली बाहिफाजत अंदर दाखिल हो सके। दाएं जानिब मुझे एक भारतीय फौजी की झलक नजर आई, जो हाथों पैरों के बल झुक कर आगे बढ़ रहा था।
मैंने 3 गोलियों का एक ब्रस्ट इसकी खैरियत मालूम करने के लिए रवाना की। मौत के तीनों पैगंबर इसके चेहरे तक पहुंचे तो वो चीखा, लेकिन चीख फौरन ही मादूम हो गई, क्योंकि अगले ही लम्हे इसका जिस्म चेहरे से महरूम हो चुका था। मैंने इसे वहीं ढेर होते देखा। अब मैं खिड़की से कोई 30 गज दूर हटाया था। साथ साथ मैं फायर भी करता जा रहा था ताकि इन्हें मेरी पसपाई का अंदाज़ा होता रहे। मेरे सामने एक मोटा सा दरख्त आ गया। मैंने इसी के तने को आड़ के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया और जमकर फायरिंग का जवाब देने लगा। मेरी पुश्त बारूदी सुरंगों के इलाके की जानिब थी। इस तरह मैं दाएं बाएं नज़र रख सकता था। दुश्मन दोनों तरफ से फायरिंग कर रहा था और मुझे सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखनी पड़ रही थी, वरना कोई भी गोली मुझे महरूम कर सकती थी। मैंने फायरिंग के दौरान किचन की खिड़की की तरफ देखा। पोशाली खिड़की के चौखट पर मुझे नजर आई। फौरन ही इसकी सिमत फायरिंग हुई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया, लेकिन गोलियां पहुंचने से पहले ही वो अंदर कूद चुकी थी। मैंने सुकून की सांस ली और दुश्मनों को ताकने में मसरूफ हो गया। अब मेरी तवज्जो बढ़ गई थी। आंखें बाहर निगरान थी और दिल अंदर अटका हुआ था। शायद इसलिए गिरदो पेश से ज़रा सा बेखबर हुआ और मारा गया। किसी ने अकब से मेरे ऊपर छलांग लगाई और मुझे साथ लिए ज़मीन पर गिरता चला गया। मैं ज़ख्मी हो जाने वाले शेर की तरह पलटा। वो कोई हिंदू फौजी था जो मेरी बेखबरी में घूमकर मेरे अकब में जा पहुंचा था। चाहता तो मुझे गोली से उड़ा सकता था, लेकिन शायद वो जिंदा गिरफ्तार करने में दिलचस्पी रखता था। मैंने लूट लगाकर सीधा होने की कोशिश की, लेकिन फौजी ने मुझे बुरी तरह बेबस कर दिया था। मेरे हाथ इसकी गर्दन पर पहुंचने के लिए उठे, लेकिन इसने 3 घुंसे ताबड़तोड़ मेरे चेहरे पर बरसा दिए। मेरा दिमाग घूम गया। कहावतन नहीं बल्कि हकीकतन नानी अम्मी याद आ गई थी। चेहरे पर लगने वाली ज़रबें इतनी शदीद थी कि मेरे हाथ ऊपर उठने के बजाय पहलुओं में गिर पड़े। दायां हाथ बेल्ट से टकराया तो मुझे खंजर का ख्याल आया। मैंने अपनी बंद होती हुई आंखों को खोला और रही सही कुव्वत इरादी को मुश्तबा करके खंजर बेल्ट से निकाला और इसकी बाएं पसलियों में घूम दी। फौजी के मुंह से भयानक चीख निकली। खंजर दस्ते तक इसके पहलू में पेवस्त हो गया था। इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो फौरन ही एक जानिब लुढ़क गया। मैंने ज़मीन पर पड़ी स्टेन गन उठा ली जो इस धनिका मुश्ती में गिर गई थी। खंजर भी इसके जिस्म से निकाल कर साफ किया और दोबारा बेल्ट में अड़स लिया। सामने की तरफ से 3 फौजी मुझे पेशकदमी करते नजर आए। इनके हाथों में राइफलें थी जिससे निकलने वाले शोले मेरी तरफ भागते दिखाई दे रहे थे। मैंने स्टेन गन सीधी की और ट्रिगर दबाकर इसे नीम दायरे में घुमा दिया। जाने कितनी गोलियां इनके जिस्मों में पेवस्त होगी। तीनों चंद लम्हों के लिए यूं उछले जैसे अफ्रीका का कोई जंगली रक्स कर रहा हो। आखिरकार वो ज़मीन पर गिरते चले गए। इसी वक्त मुझे इमारत के अंदर स्टेन गन चलने की आवाज़ सुनाई दी। फिर राइफल की गोलियां चली। यकीनन पोशाली का सामना दुश्मन से हो गया था। मैं फिक्रमंद तो हुआ, लेकिन मुझे यकीन था कि वो कामयाब लौटेगी। मैं इसे अल्लाह के हवाले करके दोबारा बाहर की तरफ मुतवज्जा हो गया। फौजी अब आड़ लेकर फायरिंग कर रहे थे। मैं भी महफूज था। वक्फे से मैं स्टेन गन में नई बेल्ट लगाता और उंगली ट्रिगर पर रख देता। मौत फौरन ही कहके लगाने शुरू कर देती। एमुनेशन वाफर मिकदार में था। मुझसे भिड़ने वाले भारतीय फौजी की ऑटोमेटिक राइफल भी करीब ही पड़ी थी। मैंने सोचा था कि अगर वो होश में हुआ तो मैं इससे इसका काम तमाम कर दूंगा। इमारत के अंदर से वक्फे से फायरिंग हो रही थी। बाज़ औक़ात चीखें भी उभरती, लेकिन इनमें कोई निस्वानी चीख नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे यकीन था कि पोशाली महफूज है। मैं खिड़की की तरफ भी देखता जा रहा था ताकि जब पोशाली वापसी के लिए आए तो मैं फायरिंग में तेज़ी कर दूं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। पोशाली का स्याह साया मुझे चौखट पर नजर आया। मैंने फायरिंग तेज़ कर दी ताकि वो बाहिफाजत नीचे कूद सके। पहले पोशाली ने नीचे छलांग लगाई और चंद सानियों बाद एक दूसरा साया कूदा। मेरे बदन में खुशी की लहर दौड़ गई। एजेंट ना सिर्फ जिंदा बल्कि होशो हवास में था। लगता था भारतीयों ने इस पर तशद्दुद मौकूफ़ कर दिया है, या फिर वो इतना सख्त जान था कि वो के तशद्दुद के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा था। मैंने हलक से फ़ौरन परिंदे की मखसूस आवाज़ निकाली ताकि आने वालों को मेरी पोजीशन का इल्म हो सकता। जवाब भी मुझे परिंदे की आवाज़ में ही मिला। फिर उन्होंने मेरी सिमत भीगना शुरू कर दिया। चंद ही मिनटों में वो मेरे करीब आ गए और हमने बाढ़ की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। पोशाली और एजेंट को मैंने आगे रखा है। एजेंट की हालत बड़ी अबतर थी, लेकिन कुव्वत इरादी के बलबूते पर हमारा साथ दे रहा था। इसके चेहरे पर जाबजा खराशों के निशानात थे और लिबास भी जगह जगह से मस्का हुआ था। इसने इंतहाई तशक्कुर आमेज़ निगाहों से मुझे देखा तो मैंने मुस्कुरा कर इसके हौसलों की दाद दी। ख्याल से आगे बढ़ना पोशाली। बारूदी सुरंगों से बचकर मैंने आदतन इसे नसीहत की। फिक्र न करो, मुझे याद है। पोशाली ने मेरी बात काट दी और आगे की तरफ घिसड़ने लगी। एजेंट दरमियान में था जबकि मैं पीछे था। चंद फीट घिसट कर मैं पलटा और फौजियों पर फायर झोंक देता, जिन्होंने अब हमारा ताकुब शुरू कर दिया था। मैं जल्द से जल्द बारूदी सुरंगों से पार निकल जाना चाहता था ताकि ताकुब करने वालों पर कारी ज़रब लगा सकूं। बाहर तक पहुंचने में हमें 10 मिनट लगे। इस वक्त तक भारतीय फौजी भी बारूदी सुरंगों के इलाकों में दाखिल हो चुके थे। अब फाइनल एक्शन का वक्त आ गया था। पोशाली होशियार, मैंने इसे होशियार करने के लिए बुलंद आवाज़ में कहा। दूसरे हाथ से मैंने अपनी कमर पर बंधे थैले में से वो 2-3 दसी बम टटोले जो शायद इसी किस्म के काम के लिए अलिया ने मेरे हवाले किए थे।
मैंने एक दस्ती बम निकाला, इसकी हिफाजती पिन खींची और पूरी कुव्वत से आने वालों की तरफ उछाल दिया। भागो, मैं दोबारा चीखा और उठकर दौड़ पड़ा। दस्ती बम के फटने का धमाका कान फाड़ देने वाला था। कई चीखें उभरी, जिस्म उछलकर बारूदी सुरंगों वाले इलाके में गिरे और फिर पे दर पे धमाकों से पूरी वादी गूंज उठी। एक के बाद एक बारूदी सुरंग फट रही थी। इनका आपस में फासला इस कदर कम था कि एक सुरंग फटती तो चंद ही सानियों में दूसरी को अपनी लपेट में ले लेती। भारतीय फौजी अब आगे बढ़ने की बजाय पीछे भाग रहे थे, लेकिन दोनों तरफ मौत नाच रही थी। शायद इनमें से कोई बचकर वापिस इमारत तक पहुंचने में कामयाब हुआ हो। मैंने भागते हुए बाकी दोनों बम भी निकाले और दाएं बाएं उछाल दिए। देखते ही देखते वहां भी कयामत उतर आई, लेकिन हम इस कयामत की पहुंच से महफूज थे। टीले के दामन में खच्चर बदस्तूर बंधे हुए थे। वो धमाकों से बदहवास जरूर हुए और शायद बदक कर उन्होंने रस्सियां तोड़वाने की कोशिश भी की हो, लेकिन भारी पत्थरों की वजह से वो वहीं मुकीद होकर रह गए। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इस महफूज ठिकाने की तरफ कूच करने का फैसला किया, जिसके बारे में अलिया ने मुझे बताया था। जख्मी एजेंट को एक खच्चर पर सवार करा दिया, जबकि पोशाली मेरे साथ बैठ गई। यूं सफ़र में कुछ सुस्त रवि आ गई, लेकिन ये भी गनीमत है। अलिया के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचकर मैंने दोनों की रुदात सुनी। एजेंट पर बेतहाशा तशद्दुद हुआ था, लेकिन इस मर्द मुजाहिद ने तमाम तरह अज़ियतों के बावजूद जुबान नहीं खोली थी। इसने मुझे ये भी बताया कि कल सुबह इसे दिल्ली मुंतकिल किया जाना था। अगर मैं आज रात में पहुंचता तो इसका जिस्म किसी तंगो तारीख तहखाने में बतदरीज हड्डियों के सुरमे में तब्दील हो जाता। पोशाली ने रेस्ट हाउस के अंदर जाकर मेरी हिदायत के मुताबिक सबसे पहले कम्युनिकेशन रूम पर कब्जा किया। 2 अफराद वहाँ मौजूद थे। वो ट्रांसमीटर पर कोई पैगाम नशर कर रहे थे, लेकिन पोशाली की स्टेन गन ने इन्हें पैगाम मुकम्मल करने की मोहलत न दी थी। 3 आदमी रहदरी में इसका निशाना बने, जबकि 2 इस कमरे के दरवाजे पर मारे गए जिस पर एजेंट को कैद किया गया था। रात के 3 बज रहे थे। वक्त इंतहाई मुनासिब था, लेकिन चूंकि मिशन की तकमील के बाद फौरी तौर पर मुझे पाकिस्तान में बॉस से रब्ता कायम करने की हिदायत की गई थी, इसलिए मुझे यकीन था कि बॉस मेरी कॉल का मुंतजिर होगा। मैंने ट्रांसमीटर निकाल कर ऑन किया, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट की और मखसूस कोडवर्ड्स दोहराने लगा। चंद ही सानियों बाद मुझे बॉस की आवाज़ आई। रिपोर्ट। अंदाज सवालिया था और मैंने हत्युल मकदूर अल्फाज में अपनी कारकर्दगी दोहराई। वेल्डन बॉस को एजेंट की रहाई की खबर से बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि एजेंट बहरहाल इंसान था और किसी भी मरहले पर वो ऐसी बातें उगल सकता था जिससे पूरे भारत में पाकिस्तान की जासूसी के जाल को सख्त धचका पहुंच सकता था। अब क्या प्रोग्राम है सर? मैंने धीरे से दरियाफ्त किया। तुम तीनों का काम अब ख़त्म हो गया है, लिहाजा फौरी तौर पर वापस आ जाओ। क्या मतलब? ये हुक्म मेरे लिए इंतहाई गैर मुतवक्किल था। तुम पोशाली और एजेंट किसी न किसी तौर पर भारतीय खुफिया इदारों पर मुनकशिफ हो चुके हो, इसलिए अब वहाँ रहना इंतहाई ख़तरनाक है। वो किसी भी वक्त तुम लोगों पर हाथ डाल सकते हैं। किसी ताख़ीर के बगैर सरहद पर पहुँचो। फ़ौज की खसूसी गाड़ी वहाँ तुम्हारी मुंतज़िर होगी, जो तुम्हें रावलपिंडी पहुँचा देगी। जी सर, मैंने धीरे से कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मैं दिली तौर पर खासा मायूस हुआ था। मुल्क के लिए मेरी खिदमात का एक रोशन बाब ख़त्म हो गया था, लेकिन मुझे इस बात का ज़्यादा दुख नहीं था, क्योंकि मेरे जहन में ये बात भी थी कि अब शायद मेरा हौसला इतना जवान नहीं रह गया कि सऊबतें बर्दाश्त करता। पोशाली की तरह मैं भी थक गया था और आराम करना चाहता था। अपने वतन की मिट्टी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता था। वहाँ के बागों की सूंधी सूंधी खुशबुओं को खुद में समाना चाहता था। जाहिर है कि इंसान कब तक खुद को सरगर्मी अमल रख सकता है। ज़िंदगी तो एक दायरा है कि चलने वाला एक रोज़ लौट कर वापस इसी मुकाम पर आ जाता है जहाँ से चला था, लेकिन खाली हाथ। और मैं भी आज इसी मुकाम पर खड़ा था। शायद मेरा दायरा भी पूरा हो गया था। कल मेरी जगह लेने वाले और बहुत से आने वाले थे। खुद से पहले आने वाले की तरह मैं भी भारत से बहुत सी खौफनाक यादें अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन एक हसीन याद भी थी जो मेरे हमरुकाब थी। मैंने दिल ही दिल में इसके साथ को मुस्तकिल बनाने का फैसला कर लिया और एक नए अज़म के साथ उठ खड़ा हुआ। दोनों साथी मेरी बातें सुन चुके थे। फौरी तौर पर रवानगी की तैयारी की गई। ट्रांसमीटर वगैरह तलफ कर दिया गया, लेकिन असला हमने बदस्तूर अपने पास ही रहने दिया। सफ़र दोबारा शुरू हो गया। जब हम सरहद पर पहुंचे तो मशरिक से उजालों का देवता अपनी रोशन रोशन किरणों समेत हमारे इस्तकबाल को उबर रहा था, जिसने पूरी दुनिया को अपनी ताबनाकियों से मुनव्वर करना था। मैंने इत्मीनान की एक तवील सांस ली और रुख फेर कर पोशाली को देखा, जो मेरे हाथ में हाथ दिए कदम ब कदम मेरे साथ थी। वो भी तो एक सूरज थी जिसने मेरे दिल की दुनिया को रोशन करना था।